बच्चों, संसारपुर की इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी आकृति को बनाएंगे। इसमें क्या लिखा गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी पटरी टूटी हुई है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें 7.6 सेंटीमीटर नापना है, तो यहाँ से हम लेंगे 1। ठीक है, ये हम कितना लेंगे, ये 1 लेंगे यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7.6 चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर। इसका हम नाम भी दे देंगे, नाम इसका क्या देंगे, ए, और इसका हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर अनुपात में दिया गया है 5:8। तो 5:8 दिया गया है, तो हमें यहाँ पर BAX एक न्यून कोण की रचना करनी होगी। ठीक है, तो इसकी हम रचना कर देते हैं। न्यून कोण 90 अंश से कम होता है। ठीक है, तो ये हम खींच देते हैं। देखिए यहाँ तक हमने खींचा है और इसका हम नाम दे देते हैं AX। एक क्या है, किरण है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अनुपात दिया है 5:8, तो इन्हें हमें दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना है और ये कितना आ जाएगा, 13 भाग आए। तो इस AX को हमें 13 बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, अब 13 बराबर भागों में कैसे विभाजित करेंगे, देखिए आपको गोला प्रकार लेना है और बराबर बराबर भागों में 13 बार काटना है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद हमें क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 2 और 3, 4, 5 और 6, ये हो जाएगा 7, 8, 9, ये 10, 11, 12 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये 13 बराबर भागों में कट गए, तो इनके हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ये A है, तो ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8, 9, ये हो जाएगा 10, 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि इस A13 को B से मिला देंगे। ठीक है, इस A13 को B से मिला देंगे और जैसा जैसा हम करते जा रहे हैं इसी को अपने भाषा में रचनाओं में लिखेंगे भी। ठीक है, अब A13 से तो हमने मिला दिया, अब किससे क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए अनुपात दिया है 5:8। तो अब हमें 5 यहाँ से क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ रचना करनी होगी A13 पर, तो हम इसे एक बराबर चाप लेंगे। ठीक है, बराबर चाप कितना भी ले सकते हैं और इसको हम ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद जितना हमने यहाँ पर चाप लिया उतना ही चाप हम A5 पर भी लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, A5 पर ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हमें करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना, अब इसे हम नाप लेंगे। अगर कम है तो ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा है तो कम कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बराबर हो गया। अब
यहाँ पर रखकर हमें पहला चाप कट कर देना है। पहला चाप जहाँ से भी हम कट करेंगे वहाँ से हम A5 पर रख कर रेखा खींच देंगे, ये देखिए, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं P। क्या नाम देते हैं? P। अब इस BA13 के समांतर ही PA5 खींच गई, ठीक है। अब जैसा जैसा हमने यहाँ पर किया है वैसा वैसा हमें रचना में लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें इसका सत्यापन भी देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज तो दो दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज आपको ये छोटा वाला दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप रचना विधि देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रचना विधि क्या है, ये देखिए, ये है आपकी रचना विधि। आप इसे देख लीजिए कि हमने जो किया हमने वही लिखा है। सर्वप्रथम AB 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा है। BAX एक त्रिकोण की रचना की। रेखा AX को समान लंबाई A1, A2, A2, A3 से लगा के A12, A13 में विभाजित किया गया है, ठीक है। फिर रेखाखंड A13B खींचा। देखिए यहाँ पर ये हमने A13B खींचा है। उसके बाद बिंदु A5 से क्या किया, देखिए बिंदु A5 से A13B के समांतर रेखा A5P खींचा, जो बिंदु P पर काटती है। ये देखिए इसी के समांतर हमने एक रेखा खींचा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या देना होगा? औचित्य देना होगा। क्या लिखेंगे? हेडिंग औचित्य। औचित्य लिख सकते हैं या आप सत्यापन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको त्रिभुज दिखा देते हैं ABA13। तो इसी को लिखेंगे ABA13 में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABA13 में कौन सी भुजा किसके समांतर है? AP समांतर है BA13 के, ठीक है। ये क्या है? समांतर है। देखिए आप आकृति में देख सकते हैं, जो PA5 है AB ना होकर, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर PA5 है, ठीक है। क्या है? अच्छा यहाँ पर AP ही लिखा है, AP लिखा है लेकिन A5 है। यहाँ पर आप कर देना A5P समांतर है BA13 के, ठीक है। देखिए A5P समांतर है BA13 के, या A13 समांतर A13B समांतर है, ठीक है। अब जैसे ही समांतर हो जाती है, आपको पता है कि थेल्स प्रमेय क्या कहती है। थेल्स प्रमेय से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है कि जब दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो उसकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। यानी AP भुजा के बटे में हम PB लिखेंगे बराबर A5 बटे A5A13, ये हमें लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कर देना है कि AP बटे PB बराबर A से A5 तक में कितने चाप लगे हैं? 5 चाप। और A5 से A13 तक में कितने चाप लगे हैं? 8 चाप लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं आकृति में, देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ से यहाँ तक में भी 8 चाप लगे हुए हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा है? देखिए लिखा है 5:8, यानी AP बटे PB बराबर हम लिख सकते हैं 5:8, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर कहा गया है कि इसे आप नापिए। इसको नापना भी था, ठीक है। इसको हमें नापना भी था। देखिए इसको हम नाप कर भी आपको दिखाते हैं कि कितना लगभग जाता है। देखिए ये हो जाता है 1 2 3, तो ये बिल्कुल राइट 3 बैठ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको नीचे लिखिएगा। क्या लिखना है कि AP बराबर 3 सेंटीमीटर
और पी बी कितना, देखिए इसे हम नापेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5, बिल्कुल देखिए राइट 5 हो रहा है, 5 सेंटीमीटर, यानी पी बी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी 3 और 5 के अनुपात में ये है। ठीक है, इसे देखा जाए तो 3:8 में है। ठीक है, चलिए अब ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप इसे एक बार इसकी आकृति पूरी देख लीजिए और उसके बाद इसकी रचना विधि पूरी देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसका औचित्य। चलिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश, यानी बीच में जो है वो कितना है, 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी हो। ठीक है, और ये NCERT क्वेश्चन 2019, 20 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें BC तो 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमें पहले 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी। ठीक है, चलिए 6 सेंटीमीटर के हम एक क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा खींचेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये आपका यहाँ से शुरुआत होगी, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ये हो जाता है। और इसका क्या नाम है, BC, यहाँ पर B है और ये आपका हो जाएगा C, और ये कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, B पर 60 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि त्रिकोण ABC बराबर 60 अंश, तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाएंगे, तो कोण हम गोले प्रकार की सहायता से ही बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं, देखिए एक हम चाप ले लेते हैं कोई भी नाप का, और पहला कट उतने ही चाप का हम लगा देंगे यहाँ से, ये 60 अंश का कोण ही बनकर तैयार होगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा, ये बन गया कितना, 60 अंश का। अब यहाँ पर देखिए और क्या कहा गया था कि AB 5 सेंटीमीटर है। अब ये B है तो जैसी बात है A ऊपर होगा, और वो भी कितना, 5 सेंटीमीटर, तो इसमें हम 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। ठीक है, देखिए आप इधर से भी नाप ले सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर रखेंगे और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ये देखिए। ठीक है, एक बार दोबारा नाप लेते हैं, ये और ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे और उसका नाम हम दे देंगे A। क्या नाम देंगे, A। और C को हम A से मिला देंगे, क्योंकि AC की कोई भी नाप नहीं दी गई है, तभी तो हमारा पूरा त्रिभुज बनकर तैयार होगा ABC। ठीक है, ये तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमने कोण तो बना दिया, त्रिभुज तो बना दिया ABC, लेकिन उसने कहा है कि फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कोण त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3/4 गुनी हो। कितनी हो, 3/4। और आपको याद रखना है, अगर छोटी भुजा ऊपर है तो चित्र इसके अंदर बनेगा, बड़ी भुजा है तो चित्र इसके बाहर बनेगा। कैसे करना है देखिए, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक न्यूनकोण की रचना करनी होगी, इसका नाम होगा CBX। ठीक है, क्या नाम होगा, CBX। तो चलिए इसकी रचना करेंगे ये। ठीक है, अब इसकी रचना हो जाती है,
इसका नाम दे देते हैं x। और इसको हमें कितने भागों में काटना, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 3/4। कितना है, 4 नीचे है, नीचे जितने भी होगा उतने ही हमें इसमें चाप लगाने होंगे, वही समान चाप। ठीक है, तो चलिए 4 चाप इसमें हम लगा देते हैं। ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये होगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसके हम नाम देंगे। ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, B3 और ये हो जाएगा B4। अब हमें क्या करना है कि B4 को हम C से मिला देंगे, B4 को C से मिला देंगे। फिर यहाँ पर हमें रचना करनी होगी। ठीक है, इसको और थोड़ा हम कम कर लेते हैं और ये हमने एक चाप लगाया। इतना ही चाप हमें कहाँ पर लेना है, 3 पर, क्योंकि 3/4 है, तो B3 पर लेकर इतना ही चाप हम लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप चाहे तो बड़ा चाप भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसे हम माप लेंगे, इसे ये मापेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा कम हो रहा, तो इसको हम थोड़ा फैला लेंगे। ठीक है, अब नापिए तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक, अब हम यहाँ पर पहला चाप कट कर देंगे, यहाँ पर रखकर पहला चाप कट करेंगे। जैसे ही कट करेंगे हम यहाँ से एक रेखा या किरण खींचेंगे, या रेखाखंड बोल सकते हैं, और इसका हम क्या नाम देंगे, इसका नाम हम देंगे P। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे, P नाम देंगे। ठीक है, या हम D नाम दे सकते हैं, चलिए D नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, और जैसी रचना हमने यहाँ पर की, ऐसी ही रचना आपको ऊपर वाले त्रिभुज में भी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे और इसको ऐसे कट करेंगे और इतना ही चाप लेकर यहाँ पर भी लगाएंगे, तो यहाँ पर भी अर्धगोला बना देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम फिर नापेंगे। देखिए ये आपका नाप बिल्कुल सटीक इस बार बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको हम उतना ही पहला कट कर देंगे, शायद आपको दिखाई ना दे रहा तो बड़ा कट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर भी वैसी ही समांतर रेखा खींचेंगे जैसे हमने नीचे खींचा है, और इसका नाम हम क्या देंगे, E। क्या नाम देंगे, इसका नाम हम E दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब B4C के समांतर B3D है और AC के समांतर AD रेखा हमने खींची है। तो जो हमने यहाँ पर किया है, जो हमने किया है वैसे ही हमें लिखना भी होगा। तो देखिए रचना के चरण हमने पहले ही लिख कर रख लिया है कि सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और B पर 60 अंश का कोण बनाया। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका, दूसरे में कहा गया है, क्या कहा गया है कि B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, चाप और A पर लगाया। ठीक है, तथा A से C को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। ठीक है, फिर उसके बाद हमें अन्य एक त्रिभुज की रचना और करनी थी, तो इसलिए हमने ये रचनाएं और भी की हैं। क्या की है, एक कोण CBX एक न्यून कोण की रचना की, BX पर 4 बराबर चाप B1, B2, B3 और B4 लगाया। उसके बाद हमने B4 को C से मिलाया, B4C समांतर है B3D, आप देख सकते हैं। ये देखिए B4C समांतर है B3D के, और AC जो है समांतर है AD के। ये देखिए यहाँ पर हमने इसी बात को लिखा है। ठीक है, AC समांतर है DE के। हम औचित्य भी हमें देना होगा। देखिए औचित्य में हम क्या लिखेंगे, औचित्य में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन सी किसके समांतर है, जो CA है वो समांतर है किसके, DE के समांतर है। अब समांतर होने की वजह से भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समानुपाती। एक बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जब छोटी भुजा ऊपर हो
तो छोटी भुजा के बटे में हमें बड़ी भुजा लिखना है, क्योंकि छोटी भुजा ऊपर है, बड़ी भुजा नीचे है, तो छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा करनी है। और जब ऊपर बड़ी भुजा हो तो बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा करनी है, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसी को करेंगे। क्या करना है कि BE या हम EB भी लिख सकते हैं, EB के बटे में हो जाएगा AB और बराबर DB के बटे में हो जाएगा CB। इसे हम नाम देंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? CB B4 में। अब इसमें कौन सी भुजा किसके समांतर, ये भी हमें लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B4C समांतर है B3D के। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर B4C समांतर है B3D के। और जैसे ही समांतर है तो भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी, यानी B3 के बटे में हो जाएगा B4D। ठीक है, क्या B4B। यहाँ पर देखिए छोटी भुजा यहाँ पर ये है B3 के बटे में B4 हो जाएगा। ठीक है, B4 यहाँ पर लिखेंगे B4 और उसके बाद DB, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाली भुजाएं भी बटे में हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कि BD के बटे में BC या DB के बटे में CB भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे DB के बटे में CB। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, यहाँ पर भी DB बटे CB है, यहाँ पर भी DB बटे CB है, मतलब समीकरण 1 और 2 दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को कर देंगे बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा EB, यहाँ पर हो जाएगा EB के बटे में हो जाएगा AB बराबर B3 के बटे में क्या हो जाएगा, B3 के बटे में हो जाएगा B4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, EB बटे AB बराबर B से B3 तक में कितने चाप लगे हैं, 3 चाप लगे हैं, और B से B4 तक में कितने चाप लगे हैं, 4 चाप लगे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, NCERT क्वेश्चन है, 2019, 20 और 21 में लगातार आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये तो खसक गया, इसको एक बार हम दोबारा मिला लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम दोबारा अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, अब सही है। ये देखिए, इसको थोड़ा हम आराम से मिलाएंगे ताकि ये दोबारा फिर ना फैले। ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक AB व्यास खींचना होगा। ठीक है, यहाँ पर
ए बी एक व्यास खींचना होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका कितना हो जाएगा, 5×5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका नाम देंगे ए और इसका नाम हम दे देते हैं बी। ठीक है, ये आपका केंद्र है और यहाँ से दूरी जो कितनी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम बी पर, यहाँ पर इसका नाम हम दे देते हैं ओ। क्या नाम देंगे, ओ। अब यहाँ पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। अब 60 अंश का कोण हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है ये। कैसे करते हैं कि आपको जहाँ पर भी बनाना है वहाँ पर हम एक चाप ले लेते हैं। कितना भी नाप का आप चाप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक चाप ले लिया, इतने में हमारा 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब ये जो हम पहला चाप लगाएंगे ना, यहाँ पर रख के जो पहला चाप लगाएंगे वो हमारा 60 अंश का कोण होता है। ठीक है, ये तो इसको हम यहाँ से ऐसे 60 अंश का कोण बना देंगे। ठीक है, कितना है ये आपका इधर वाला कितना है, 60 अंश का कोण। अब इधर वाला 60 अंश का कोण है तो इधर का कोण कितना है, 120 का। कितना होगा, 120 का, क्योंकि आपको पता है कि एक सरल रेखा में बना हुआ कोण कितना होता है, 180 का। तो ये आपका 120 और 60 कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया है, आप आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये 120 है, आपको पता है कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाएगी, यहाँ से स्पर्श रेखा जाएगी, और आपको पता है कि स्पर्श रेखाएं कितने कितने अंश की होती हैं, 90-90 अंश की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 19 डिग्री कोण बनाना होगा और यहाँ पर भी 19 डिग्री कोण बनाना होगा। चलिए हम यहाँ पर 19 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, ये बनेगा आपका एक चाप, और 19 डिग्री का कोण आप चाहें तो चांदे के प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, चांदे की सहायता से, लेकिन हम गोला प्रकार की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, तो ये 60 120, इसका हम आधा करेंगे, इधर से भी और इधर से भी, ये आधा हो जाएगा। और यहाँ से एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे जो ये आपको 19 डिग्री का कोण बनाकर देगा। कितना, 19 डिग्री का कोण बिल्कुल एल की आकृति जैसा बनता है। अब यहाँ पर भी हमें एक बिंदु लेना होगा, उसका नाम दे देते हैं सी, और यहाँ पर भी हमें 19 डिग्री का ही कोण बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये हम लेते हैं एक केंद्र और इसे हम चाप लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने चाप लगाया, और यहाँ पर हमें 19 डिग्री कोण बनाने के लिए हमें 2 कट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका 60 अंश हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका 60 अंश। तो इसका हमें आधा करने के लिए अर्धक करेंगे, इधर चाप लगाएंगे और यहाँ से होकर ऐसे चाप लगाएंगे। तो अब हमें क्या करना होगा कि इस बिंदु से होते हुए यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रा करनी होगी। ठीक है, ये, और ये जहाँ पर भी मिलते हैं इसका नाम हम दे देते हैं डी। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए ये 19 डिग्री, ये 19 डिग्री आपका, तो ये आपका कितने अंश का कोण बनेगा। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कितने अंश का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण कौन सा, ये वाला ओ ले लेते हैं, प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, कौन सा, कोण डी, बराबर होगा आपका 360 अंश। तो देखते हैं कि ये आपका 60 अंश बनता है कि नहीं बनता। तो ए आपका 90 हो गया, ओ आपका 120 अंश हो गया, सी आपका 90 हो गया, डी हमें ज्ञात करना है, ये आपका 360। ठीक है, उसके बाद देखिए 90 और 90
180 180 20 कितना हो गया 200 और 300, पूरा ये कितना बन गया 300 अंश प्लस कोण डी बराबर 360। तो कोण डी बराबर 360 माइनस 300, तो कोण डी बराबर हो जाएगा कितना 360 से 30 घटेगा तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बनने वाला कोण डी 60 अंश बन गया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि जो परस्पर 60 अंश पर झुकी हो। तो आपकी सी डी और ए डी ये आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो जो भी हमने इसमें किया इस आकृति में वैसे का वैसा हमें क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, देखिए हमने यही किया है। रचना के चरण में हमने सारी बातें ये लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं देखिए, आप पढ़ सकते हैं कि सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक रेखा एक वृत्त बनाया। ठीक है, नंबर 2 ए ओ बी एक व्यास खींचा, ओ पर 60 अंश का कोण बनाया जिससे कोण ए ओ सी कितना बन गया 120 अंश। ठीक है, ए पर ई ए लंब डाला और सी पर भी सी डी लंब डाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आप कहेंगे कि ए ई कहाँ पर है, तो अगर हम इसे और आगे बढ़ा देते तो इसका नाम हम क्या दे देते, ई नाम दे देते। ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ा देते तो इसको हम पी नाम दे देते। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, दोनों लंब पी बिंदु पर मिलते हैं। अच्छा, इसको इस वाले बिंदु को पी मान दिया है, क्या मान दिया पी, इसका नाम दे दिया है डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पी डी नाम मान रखकर हमें पी नाम दे देना था। यहाँ पर आप चाहें तो पी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया कि दोनों लंब पी बिंदु प्रतिच्छेद करता है, अतः पी ए तथा पी सी, पी ए और पी सी स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। अब हमें क्या करना होगा, औचित्य देना होगा। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे औचित्य। क्या हेडिंग डालेंगे, औचित्य। औचित्य देना बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए पी सी ओ में। अब आपको पता है कि कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ कितना है 360 अंश है। ठीक है, बराबर होता है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होगा, और ए 90 अंश है। आपका पी हमें क्या करना था, ज्ञात करना है। सी भी आपका 90 अंश है, ओ आपका 120 अंश है, तो बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और कोण पी बराबर 360, तो कोण पी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 300, तो कोण पी बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आकृति में ये जो पी है आपके 60 अंश का बना हुआ है। आप एक बार पूरी आकृति को देख लीजिए, उसके बाद आप इस पूरी की पूरी रचनाओं की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार में। ठीक है, और ये हो जाता है आपका औचित्य। आज की लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक बार प्लीज लाइक का बटन दबा दें और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2019, 20 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको 100% एक रचना आपकी 6 नंबर की जरूर आएगी। ठीक है, इन्हीं रचनाओं में से जो आपको बता रहे हैं, इन्हीं रचनाओं में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा 100% गारंटी के साथ।
ठीक है, 100% आपकी एक रचना फंसेगी इससे। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है, सबसे पहले देखिए 4, 5 और 6 सेंटीमीटर कहा गया, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ शुरू करेंगे ये। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक ये हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए एक बार और देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट है। तो इसको हम ऐसे यहाँ से मिला देंगे और इसका हम नाम देंगे ए बी। क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे ए और इसका नाम दे देंगे बी। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसमें कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर और देखिए 6 सेंटीमीटर हमने खींच लिया, इसको हम लिख लेंगे एक बार ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, रचना करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे ए को केंद्र मानकर। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4 यहाँ पर रखेंगे और इसको 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और फैला लेते हैं और देखिए 1, 2, 3, 4 ये यहाँ से यहाँ बिल्कुल राइट है। तो इधर से हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ऊपर की ओर बनेगा और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 5 और कहाँ से लगाएंगे? बी को केंद्र मानकर। ठीक है, और ए और बी तो नाम हम दे ही चुके हैं, इसका नाम दे देंगे सी। इसको हम मिला देंगे, जहाँ पर कटान बिंदु है उसी को हम मिला देंगे। ये हो जाता है ए सी और ये हो जाएगा आपका बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो हमने ए बी सी की तो रचना कर ली, लेकिन कहा गया है फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना भी करनी है। तो हम क्या करेंगे कि बी ए एक्स एक न्यून कोण की रचना करना ही है। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है बी ए एक्स। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे कितना है, 3 है, तो इसको 3 बराबर भागों में हमें डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 बराबर भागों, थोड़ा छोटे छोटे ले लेते हैं ताकि आराम से हम कट लगा सकें। ठीक है, तो 2 और ये हो गया 3। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे। पहले इसका हम नाम दे देते हैं A1 A2, ये हो जाएगा A3। ठीक है, तो A3 को B से हम मिला देते हैं। अब हमें यहाँ पर भी रचनाएं करनी होंगी। क्या रचनाएं करनी है कि यहाँ पर हम कितना भी चाप लेकर एक चाप लगाएंगे, ऊपर 2 लिखा है तो A2 पर रखेंगे, उतना ही नाप का हम चाप यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, ये हम चाप लगा देते हैं। अब इसे हम नापेंगे, इसको हम नाप लेते हैं। कम है तो ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा कम कर लेंगे। तो ये देखिए फिट बैठता है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है और हम पहला कट लगा देंगे। जहाँ से पहला कट लगता है वहीं से हम एक रेखा खींच देते हैं और इसका हम नाम दे देंगे P। क्या नाम देंगे? P नाम देंगे। ठीक है, तो देखिए BA3 के समांतर PA2 रेखा खींच गई। तो जो हमने यहाँ पर किया है वही हम ऊपर भी करेंगे। ठीक है, वही हम ऊपर वाले त्रिभुज में भी करेंगे। तो इसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला चाप लगाया, उतना ही चाप लेकर यहाँ पर भी आपको कट कर देना है।
ये, ठीक है। उसके बाद अब इसे हम माप लेंगे जो हमने खींचा है। तो ये देखिए अभी बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम पहला कट लगा देते हैं। तो यहाँ से भी हमें एक किरण या एक रेखाखंड खींचेंगे यहाँ से होते हुए, और इसका हम नाम देंगे क्यू। क्या नाम देंगे? क्यू। तो ये बी सी समांतर हो गए किसके? पी क्यू के, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर किया है उसी को हमने रचना के चरण में पहले से लिख के रखा है ताकि हमें ज़्यादा लिखने में टाइम ना लग सके, ठीक है। तो ये आप पूरी रचना देख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर की ए बी रेखाखंड खींचा। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया और ये दोनों चाप बिंदु सी पर मिलते हैं। न्यून कोण बी ए एक्स की रचना की। किरण ए एक्स को समान चाप A1 A2 A3 में A3 लगाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? A3 को B से मिलाया और BA3 समांतर हो गई PA2 खींची। इसी प्रकार BC समांतर PQ खींची। इस प्रकार त्रिभुज ABC तथा समरूप त्रिभुज APQ की रचना होती है। और अब हम नंबर आ जाता है औचित्य का, ठीक है। तो औचित्य में लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो भुजा जिसके समांतर है उसे हमें लिखना पड़ेगा। तो BC समांतर है किसके? PQ के। और आपको पता है जब दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर लिखा है 2/3। तो छोटी भुजा, तो छोटा ऊपर अंक है, छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा होगी, यानी AQ के बटे में AC होगी और AP के बटे में क्या होगा? AB होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसी बात को, क्या लिखेंगे? AQ के बटे में AC बराबर AP के बटे में AB। तो ये होगा समीकरण आपका 1। उसके बाद अगले त्रिभुज नीचे वाले में आ जाते हैं। त्रिभुज ABA13 में यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति ABA13 में ये जो है कौन सी? A2P समांतर है A3B के। तो इसी को हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? A2P समांतर है A13B के। तो यहाँ P संगत भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी, यानी A2 के बटे में हो जाएगा A3 बराबर AP के बटे में AB। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया वही यहाँ पर भी लिखा गया है। इसका मतलब समीकरण 1 बराबर होगा समीकरण 2 के, ठीक है। चलिए हम बराबर करेंगे इन्हें। तो ये हो जाएगा PQ के बटे में AC बराबर A2 के बटे में A3। तो A2 तक में कितने चाप लगे हैं? 2 चाप, और A से A3 तक में 3 चाप लगे हैं, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। और आशा करते हैं कि बच्चों हमारी रचनाएं 1 से 4 तक जो भी रचनाएं बताई आपको बेहद पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।